पूर्व जन्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वैसे मैंने 2012 में चुनावी भविष्यवाणी के काम को टाटा कर दी थी, लेकिन जब भी कुछ होता है दोस्तों का फ़ोन आता है, अरे इसका क्या असर होगा, ज़रा गणित करके तो देखो। बीच बीच में मेरा भी मन कर आता है। ऐसा ही बिहार में हुआ। जब नीतीश कुमार ने पासा पलटा तो दोस्तों के फ़ोन आए कि भाई चुनाव पे इसका क्या असर होगा। मैंने कहा इससे तो पासा पलट गया। मैंने कहा कैसे पासा पलट गया, एक राज्य से कैसे पलट जाएगा। तो फिर मैंने बैठ के गणित किया और देखा कि इसका क्या असर होगा। उसका कपड़ा छान निचोड़ आपको बता देता हूं। भारत को आप 3 भागों में देखिए। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला मामला छोड़ दीजिए, चुनावी गणित ये नहीं है। चुनावी गणित समझना चाहते हैं तो 3 हिस्सों में देखिए। पहली है वो पट्टी जो बंगाल से लेके केरला तक चलती है। दूसरी है इधर वाला पश्चिम उत्तर का हिस्सा जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र, उसमें से बिहार और झारखंड को निकाल दीजिए, गुजरात उसमें जोड़ दीजिए। इस वाले पहले वाले में है एग्जैक्टली 190 सीटें, दूसरे में है 203 सीट। बच गई बीच की एक छोटी सी पट्टी नुमा सा एरिया जिसमें कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, बिहार है, 1-2 और छोटे इलाके हर एक में जोड़ दीजिए। इस तीसरे वाले में है 150 सीटें। अब देखिए 2024 की स्थिति क्या है। एक वैधानिक चेतावनी दे दूं, ये भविष्यवाणी नहीं है। चुनाव से 20 महीना पहले कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बिना सर्वे के तो कतई नहीं। और इस बीच में सब कुछ बदल सकता है, तो इसे आप केवल एक बेस लाइन का अनुमान मानिए। मतलब चुनावी दौड़ शुरू जिस लाइन से होती है वो यहाँ, उसके बाद हवा चलती है, कोई ऊपर बढ़ता है, कोई नीचे आता है, उसका कोई अनुमान अभी नहीं बता सकता। लेकिन बेस लाइन बिहार की वजह से बदल गई है और एनडीए और बीजेपी इस वक्त भारी संकट में है। क्यों, अब आपको समझाता हूं। पहले आप उस पट्टी को देखिए, बंगाल से केरला तक कुल सीट है 190। यहां बीजेपी को पिछली बार आई थी कुल सिर्फ 36 सीट। 190 में से सिर्फ 36 एलाइज के साथ थी 42। और दिक्कत है कि इसमें से 18 सीट बंगाल से आई थी, जहां इस वक्त बीजेपी चंद सीट बचाने के लिए भी स्ट्रगल करेगी, क्योंकि चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति बंगाल में बहुत खराब हो गई है। दिक्कत कुछ उड़ीसा में भी होगी। तेलंगाना में बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन वो फायदा उड़ीसा में बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के इस इलाके में समझिए बीजेपी को कोई 10 सीट का नुकसान होगा, एलाइज के साथ 15 सीट का नुकसान। याद रखिए बीजेपी को 2019 के चुनाव में अपने आप 303 सीट मिली थी, अपने एलाइज के साथ यानी कि एनडीए के मिला के 353 सीट थी। अब दूसरे हिस्से को देखिए, ये जो पश्चिम उत्तर वाला जहां बीजेपी बिल्कुल झाड़ू लगाती है। पहला इलाका वो था जहां बीजेपी डोमिनेंट फोर्स है ही नहीं। दूसरा वहां है जहां बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन से बिल्कुल सुप्रीम डोमिनेंस में रही है। ये आप पकड़ लीजिए हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। कुल सीट 203। इन 203 में से बीजेपी को पिछली बार अपने 1-2 छोटे सहयोगियों के साथ 182 सीट आए थे। अब आप तर्क के लिए फिलहाल मान लीजिए कि बीजेपी को बहुत भारी नुकसान नहीं होगा। हो सकता है अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी खड़ी हो जाए तो बीजेपी को 50-100 सीट का नुकसान यहां हो सकता है, लेकिन वो हम नहीं कहेंगे। अभी सिर्फ आज की स्थिति देखिए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में इसी विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें, मध्य प्रदेश में कुछ नुकसान, थोड़ा नुकसान राजस्थान में। इसको अगर आप मोटा हिसाब कीजिए कोई 30 सीट तक का नुकसान यहाँ हो सकता है। याद रखिए 30 सीट का नुकसान होने के बाद भी बीजेपी को 200 में से 150 सीट आएंगी, यानी कि बीजेपी की डोमिनेंस है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं, जब तक स्थिति बहुत खराब नहीं होती। फिलहाल उसको मान लीजिए, बेस लाइन हम देख रहे हैं ना, वास्तविकता नहीं। तो कुल मिला के अब तक हमने देखा बीजेपी को 40 सीट का नुकसान, सहयोगियों सहित 45 सीट का नुकसान। इतना नुकसान बीजेपी झेल सकती है। अब आइए ये बीच वाली बेल्ट। ये बीच वाली बेल्ट मैंने क्यों चुनी? क्योंकि यहां खेल एलाइज का है। इस बीच वाली बेल्ट में बीजेपी को
150 में से खुद आई थी 88 सीट, लेकिन सहयोगियों के साथ आई थी 130। खास तौर पे मध्य महाराष्ट्र में और बिहार में, कुछ हद तक झारखंड में भी बीजेपी एलाइज पे डिपेंडेंट है। दोनों जगह नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में सरकार तो बीजेपी की बन गई, लेकिन अब एमवीए के तीनों घटक मिलकर चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना जो कि 2019 में कांग्रेस और एनपीसीपी के साथ नहीं थी चुनाव में, अब इनके साथ मिलकर लड़ेगी। वहां कुछ नुकसान होगा। झारखंड में जो अभी फिलहाल चल रहा है कोalition, वो चलेगा। कर्नाटका में अगर चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, सिर्फ चुनावी गठबंधन भी हो जाता है, तो बीजेपी को वहां नुकसान है। इन तीनों को जोड़ के समझ लीजिए, बीजेपी को इन तीनों में 10 सीट का बीजेपी को नुकसान है और 15 सीट का बीजेपी के अलाइज के साथ। बीजेपी का 10 इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को वहाँ महाराष्ट्र में खुद अपना नुकसान कम है, क्योंकि बीजेपी को जितनी सीट थी उतनी ही लगभग इसको भी थी, शिवसेना को भी थी। लेकिन एलाइज के साथ, यानी कि शिवसेना जहाँ थी, शिवसेना को बहुत अच्छी सीट थी बाकी जगह पे भी, तो कुल मिला के 15 सीट का एलाइज को नुकसान हो सकता है। तो 10 का बीजेपी को, 25 एलाइज समेत। तो अब तक कितना नुकसान हो गया? 50 सीट का बीजेपी को और 70 सीट का बीजेपी को, यदि एलाइज को शामिल कर लिया जाए तो। याद रखिए, बीजेपी को 303 सीट थी, एलाइज समेत 353 सीट थी। झटका है, शायद फिर भी बीजेपी बर्दाश्त कर सकती है। यहां बिहार का महत्व है। बिहार में पिछली बार 40 में से 39, एक सीट छोड़ के सारी सीट बीजेपी के सहयोगियों को मिली थी। 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 लोजपा। अब नीतीश कुमार के पलटने से सिर्फ वो 16 सीट नहीं जाती, उनके साथ अब जुड़ गए हैं बड़े एलाइज, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। अपने आप में जीतने में असमर्थ हैं, लेकिन अगर तीनों के वोट मिला दिए जाएं तो वो बीजेपी और लोजपा का अलायंस, और ये मान लीजिए 2-4 और छोटी मोटी पार्टी बीजेपी जोड़े ही है अपने साथ चुनाव में, उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर पिछले चुनावों के हिसाब से, पुराने गणित के हिसाब से देखें तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट के वोट बनते हैं अंदाजन 45%। अब 45 आएंगे ज़्यादा या कम अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआती पॉइंट उनका 45 है। और बीजेपी, लोजपा और 2-4 छोटे मोटों को जोड़ भी दें तो वो 35 पे आते हैं, यानी कि शुरुआत ही 10% से करते हैं। और अगर ये मामला बिहार में अगड़े और पिछड़े का हो गया, जो कि जेडीयू आरजेडी कंबाइन से हो सकता है, तो फिर ये मामला 10 नहीं 10 से ऊपर भी हो सकता है। यानी कि बिहार में 40 में से अब बीजेपी को अपने सहयोगियों समेत 10 सीट लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल पासा पलट जाएगा बिहार में। कुल परिणाम, बिहार में समझ लीजिए बीजेपी को खुद अपने 10 सीट का नुकसान और एलाइज समेत 30 सीट का नुकसान। गणित करें, मतलब ये हुआ कि बीजेपी को बेस लाइन में 60 सीट का तो खुद नुकसान, और अपने एलाइज समेत बीजेपी को 100 सीट का नुकसान हो रहा है। गणित कीजिए, थी सीट 303, बीजेपी को अगर 60 सीट का नुकसान होता है तो बीजेपी आ जाती है 243 पे, चाहिए 272, 30 सीट कम। 30 का फासला आप छोटेंगे, एनडीए पूरा कर लेगा? नहीं, एलाइज समेत 100 सीट का नुकसान 253 पे। क्या हुआ ये कि एनडीए गायब हो गया। एनडीए में कोई बचा ही नहीं है बड़ी पार्टी। अब बिल्कुल कोई छोटी मोटी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पकड़ लेंगे, पूर्वोत्तर की 1-2 सीट वाली पार्टी, इसके अलावा बीजेपी का आज कोई एलाई बचा ही नहीं। एनडीए समाप्त हो गया है। मतलब बेस लाइन यदि देखें तो हालत पतली है। और बिहार अगर न पलटता तो बीजेपी के पास ये गुंजाइश थी कि बीजेपी कम से कम अपने सहयोगियों के साथ फिर भी 200 के 72 कंफर्टेबली हो सकती थी बेस लाइन में। अब बेस लाइन में उसके नीचे आ गई है, इसीलिए घबराहट
इसीलिए आप देखते होंगे टीवी चैनल पे अब नीतीश कुमार के चरित्र का विश्लेषण हो रहा है, कैसे पलटू लोग हैं। बिल्कुल पलटू हैं, लेकिन शिंदे पलटू नहीं थे। कल तक शिंदे का विश्लेषण नहीं कर रहे थे ये लोग। अचानक नैतिकता जागृत हो गई है, अचानक बताया जा रहा है नहीं नहीं नीतीश कुमार का तो कोई आधार है ही नहीं, टीवी चैनल बैठ के विश्लेषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से पता है कि नाव डगमगा रही है। बीजेपी का 2024 का खेल ये है कि खूब डुगडुगी बजा के, खूब भोंपू तुरही सब कुछ बजा के, चिल्लपांव मचा के ऐसा माहौल बना दिया जाए, भाई जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, ताकि मैच शुरू होने से पहले ऑपोजिशन वॉकओवर दे दे, घर जाके बैठ जाए। ये इसलिए क्योंकि वास्तव में स्थिति खराब है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि यही चुनाव में होगा, मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो 2024 हार गई है ना, बिल्कुल नहीं कह सकते। मगर बेस लाइन बीजेपी के खिलाफ है। अगर ऑपोजिशन जम के लड़ सके, अगर ऑपोजिशन वॉक ओवर ना दे दे, अगर ऑपोजिशन इस चिल्लपों से घबरा के दुबक के ना बैठ जाए, तो 2024 पलट सकता है। बिहार ने एक उम्मीद दी है। 1974 का नारा था, अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। वो नारा बिहार से आया था। आज उसको पलट के कह सकते हैं, इस अंधकार में एक प्रकाश बिहार है।